जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपको बता दें चित्रा के प्रकाशन के बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों ने अवकलन की जो अनुप्रयोग है यानी एक्सरसाइज जो 6.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड विद प्रश्नावली सभी को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब जो है आपका बचा है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपका सेकेंड मैथ लेकर, यानी समाकलन से स्टार्ट करेंगे, 7 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक, बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, मजा आने वाला वीडियो में। आपको बता दें कि लगातार आप लोग जिस भी चैनल पर टिका करो ना, तो उस चैनल से कंटिन्यू देखा भी करो। रीज़न है कि जब आप लोग टिक के पढ़ोगे तब लोग पढ़ पाओगे, क्योंकि YouTube जो है एक सागर है। आप लोग कभी इस चैनल से कभी उस चैनल से पढ़ोगे तो आपके भी समझ में नहीं आएगा, केवल व्यर्थ का समय गवाओगे आप लोग। देखो, सबसे पहला आपके पास स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। जब भुजा 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब भी परिवर्तन हो, जो ये मिक्सअप है, जब भी परिवर्तन हो तो उसको हम लोग d/dt या d/dx लिखते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर दिया गया है भुजाएं। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे, बुक लेके बैठना, बुक में देखते रहना। तो भुजा में परिवर्तन ना, भुजा में परिवर्तन, इसको लिखोगे dx/dt। dx का मतलब, x का मतलब भुजा, और d/dt का मतलब होता है परिवर्तन। तो भुजा में परिवर्तन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और भुजा हमारे पास दी गई है, भुजा क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल में परिवर्तन आप लोग ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो आप लोग कहोगे कि कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको तैयार होना चाहिए। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल को लिखते हैं हम लोग A से, तो A बराबर √3/4, भुजा को लिखा हम लोग ने x से, तो x स्क्वायर। और ये हो जाएगा हम लोग x के सापेक्ष हम लोग करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा dA/dt बराबर √3/4 इंटू जो भी घात है उसको आगे लिखोगे, उसी घात से 1 कम कर दोगे, और x में परिवर्तन होगा dx/dt। अब मान को रख दो, तो dA/dt बराबर √3/4 इंटू 2 इंटू x की जगह लिखोगे 2, dx/dt की जगह लिखो, मतलब x की जगह लिखोगे हम लोग 10, x की जगह भुजा 10, और dx/dt की जगह लिखोगे 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया। तो dA/dt बराबर 10 √3, A का मतलब हो गया वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन? तो आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर C सही है। ऑप्शन नंबर C आपका सही है। बोर्ड एग्जाम में ये भी लिख के आओगे कि ऑप्शन नंबर C सही है, जिससे उनको चेक करने में दिक्कत ना हो। देखो दूसरे क्वेश्चन में है एक क्षैतिज फर्श पर, क्षैतिज का मतलब जानते हो? क्षैतिज का मतलब आपको बताते हैं। ये हो गया आपके पास क्षैतिज, नीचे नीचे चलोगे क्षैतिज, ऊपर ऊपर चलोगे तो ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज फर्श पर 5 मीटर लंबी सीढ़ी। अब जब सीढ़ी है तो सीढ़ी को ऐसे दिखाएंगे हम लोग, ऐसे दिखाएंगे। तो ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार पर झुकी है, ये ऊर्ध्वाधर दीवार है। यदि सीढ़ी का ऊपरी सिरा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से नीचे की ओर फिसल रहा है, तो सीढ़ी फर्श के बीच की कोण, और उस समय सीढ़ी का निचला सिरा 2 मीटर दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा देखो, बीच का कोण थीटा बराबर, तो ये पूछ रहा है,
और ये x बराबर आपके पास 2 मीटर। यहाँ पर इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c। यहाँ पर मान लिया हमने ये h, लेकिन जब सीढ़ी धीरे 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 इस प्रकार नीचे आ रहा है, इस प्रकार से नीचे आ रहा है, मतलब आपकी ऊंचाई परिवर्तन हो गया। तो आप लोग कहोगे dh बटे dt क्या दिया गया है, ऊंचाई परिवर्तन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कोण पूछा है। क्या पूछा है, कोण पूछा है। सबसे पहले एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इतना तो जानते हो, लंब है h, कर्ण है 5, इतना रहने दो। तो h बराबर आपके पास हो गया 5 साइन थीटा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। कॉस थीटा का मान अगर ज्ञात करना चाहो, क्योंकि हम लोग यहाँ से ज्ञात करें ना, यहाँ से लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। हमने साइन थीटा कॉस थीटा ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें x का मान और h का मान हम एग्जैक्ट मान निकाल ले रहे हैं। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है x, कर्ण क्या है 5, तो x बराबर हो गया 5 कॉस थीटा। हमने साइन थीटा कॉस थीटा क्यों लगाया, टेन थीटा क्यों नहीं लगाया, हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमें x और h का एग्जैक्ट मान चाहिए, इसलिए हम लोगों ने साइन थीटा और कॉस थीटा का ही यहाँ पर प्रयोग किया। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले h बराबर 5 साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर कोण में परिवर्तन पूछ रहा ना हमसे, कोण में परिवर्तन, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका अवकलन तो डी एच, इसका अवकलन डी एच बटे डी टी बराबर 5 साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा और थीटा का अवकलन डी थीटा बटे डी टी। डी एच बटे डी टी, डी एच बटे डी टी की जगह लिखेंगे 10 5 इंटू कॉस थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग x बटे 5, तो x बटे 5 और डी थीटा बटे डी टी। अब यहाँ पर इससे इसको कैंसिल करो। ठीक, तो यहाँ पर x इसके बटे में आएगा, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर 10 बटे x का मान क्या है 2 मीटर, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर 10 बटे 2। अब एक चीज को यहाँ पर समझना आप लोग कि यहाँ पर जो है 10 जो है सेंटीमीटर में है, 2 जो है मीटर में है, तो इसको हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो हो गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो डी थीटा बटे डी टी बराबर 1 बटे 20 मात्रक रेडियन पर सेकेंड। कोण का मात्रक रेडियन, समय का मात्रक सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही हुआ है पहले ये चेक कर ले एक बार जरा। दूसरे का 1 बटे 20 रेडियन, हाँ सी पार्ट, दूसरे का सी पार्ट आपके पास नहीं, सी नहीं बी पार्ट, दूसरे का बी पार्ट, बी पार्ट आपके पास सही है। देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, वो विकल्प स्टार्टिंग में आपके एग्जाम की स्टार्टिंग में ही दी जाएंगे। एफ एक्स बराबर 10x माइनस एक्स। अब देखो एफ एक्स बराबर 10x माइनस एक्स, इसके ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सदैव वर्धमान है, ऑप्शन नंबर 2 सदैव ह्रासमान है, ऑप्शन नंबर 3 कभी भी वर्धमान नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 कभी वर्धमान है कभी ह्रासमान है। अवकलन करने पर अगर मान प्लस में आ जाए तो वर्धमान और माइनस में आ जाए तो ह्रासमान। अवकलन करके देखते हैं। ठीक है, अब अवकलन करेंगे हम लोग, तो अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि x का अवकलन 1। यहाँ पर फार्मूला ध्यान रखना, एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है फार्मूला tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एफ डैश एक्स ये जो है क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, नहीं tan स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये प्लस में है कि माइनस में है, तो हम लोग कहेंगे जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास प्लस में है, तो आता है
अतः यह निरंतर वर्धमान है। देखो हमने वर्धमान ह्रासमान सब पढ़ा दिया है। आप लोग डायरेक्टली अगर इस वीडियो में आए हो उसको दे ही देखे हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, तो उस लगातार कंटिन्यू देखते रहा करो। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका वैसे पहले ही सही हो गया, पहले सही है। ठीक, पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, 6 साइन स्क्वायर एक्स, 12 साइन एक्स 100। और ऑप्शन दिया गया है एक्स से 3π/2 में निरंतर वर्धमान, π/2 से पाई निरंतर ह्रासमान, और पाई माइनस π/2 से π/2 निरंतर ह्रासमान, और 0 से π/2 निरंतर ह्रासमान। देखो तो ह्रासमान वर्धमान के लिए अवकलन तो करना ही पड़ता है, तो अवकलन करोगे। सबसे पहले मान क्या क्या दिया गया ये लिख लो। चलो उसको ऊपर लिख देते हैं। एफ एक्स बराबर मान दिया गया है 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 12 साइन एक्स प्लस 100, 12 साइन एक्स प्लस 100। यहाँ पर अवकलन करो तो एफ डैश एक्स बराबर ये 4 तिया 12 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 दूनी 12 साइन एक्स प्लस 12। बस अब यहाँ पर एग्जैक्ट तो हमें फिर से एक बार दोस्तों मिस्टेक है, ऐसा नहीं। देखो 4 तिया 12 साइन स्क्वायर एक्स हमने घात का किया। ठीक, जो भी घात है उसको आगे लिखा, उसी घात से एक कम कर दिया। अब साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, फिर माइनस 6 दूनी 12 साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 12, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। सब में देखो एफ डैश एक्स बराबर 12 कॉस एक्स हो गया कॉमन, तो यहाँ पर बचा आपके पास केवल साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, और माइनस यहाँ बचा साइन एक्स और प्लस 1, इतना बचा। इतना तो आपके पास क्लियर हो गया होगा, इतना बचा, इतने में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि अंदर वाले में इतने का अगर हम लोग गुणनखंड करना चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं, तो गुणनखंड इतने का हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें गुणनखंड करेंगे, विविधकर लगाएंगे। तो विविधकर का एक नियम है, आपको बताते हैं। जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस 1, तो इसके गुण ध्यान रखना कि हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो a बराबर हमारे पास क्या है, इसका गुणांक क्या है, 1 ही तो है, तो हम लोग कहेंगे 1, और b का गुणांक क्या है -1, और c का गुणांक भी 1 है। ठीक, अब यहाँ पर विविधकर का फार्मूला क्या होता है, विविधकर होता है, विविधकर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी रूल्स बता रहे हैं आपको। यहाँ पर d बराबर बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4, तो ये हो गया -3। अब -3 है, तो अगर विविधकर में इतने का माइनस, इसको हल करने पर उसका मान अगर -3 आता है तो इसका मतलब है समीकरण में, अवकलन में उसका मान प्लस में है। तो अतः हम लोग कहेंगे कि ये जो मान है ये आपके पास प्लस में है। ये रूल्स है, समझना फिर से एक बार। विविधकर करोगे और इतने जितने का उसका अगर विविधकर आकर आपके पास माइनस आता है तो उसका समीकरण में जो मान आता है अवकलन में वो एग्जैक्ट वो प्लस में होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मान है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो प्लस में है। ठीक, अब एक चीज़ का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, और ए भी प्लस में है आपके पास, ए भी आपके पास प्लस में है, अर्थात आप लोग कहोगे कि एफ डैश एक्स जो है वो प्लस में है। इसका मतलब ये तो आपके पास वर्धमान है, लेकिन यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 12 cos x बचा, 12 cos x। cos x का ग्राफ बनाओ। cos x का ग्राफ आप लोग जानते हो, हमने कई बार पढ़ाया है ग्राफ। cos x का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो cos x का ग्राफ ऊपर से लेते हैं, यहाँ से
यहाँ से, ठीक। यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर हो गया आपके पास ये हो गया आधा, फिर 1 तो ये हो गया पाई, फिर यहाँ पर आपके पास हो गया है आधा, फिर 1.5 3 π/2, फिर यहाँ पर हो गया आपके पास 2 पाई, और यहाँ पर आपके पास ऐसे निरंतर बढ़ता रहता है। ये किसके लिए ग्राफ हो गया है? ये हो गया ग्राफ आपके लिए किसके लिए? cos x के लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जब जाओगे यहाँ से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये तो ऊपर का मान प्लस में होता है, नीचे का मान माइनस में होता है, ऊपर का मान प्लस में होता है, नीचे का मान माइनस होता है। माइनस का मतलब आपके पास क्या हो गया? हरा आसमान, ठीक। माइनस का मतलब क्या हो गया? हरा आसमान। तो cos x के ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि π/2 से पाई तक, यहाँ से यहाँ तक लगातार घटते जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये ऊपर माइनस नीचे प्लस देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो रूल्स फिजिक्स में बताएंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगातार घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, यहाँ से फिर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते फिर घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ऐसे। तो π/2 से पाई तक, तो हम लोग कहेंगे π/2 से पाई तक निरंतर क्या है? निरंतर ह्रास मान है। बस कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपके पास इसका सही है? बी पार्ट। कौन सा सही है आपके पास? बी पार्ट जो है सही है। फटाफट इतने का कर लो स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बिंदु 0,0 पर वक्र y बराबर x की घात 5 1/5। देखो 5 में बिंदु है 0,0 और वक्र y बराबर x की घात 1/5, ठीक है, कि एक ऊर्ध्वाधर स्पर्श, हाँ विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले इसका एक काम करना पड़ेगा, हमें अवकलन तो करेंगे। तो dy/dx जो भी घात है उसको आगे लिखो, उसकी घात से 1 कम कर दो। तो dy/dx बराबर 1/5, तो यह जाएगा आपके पास x की घात 5 एकम 5 से 1 घट गया तो -4/5। अब समझना आप लोग, यहाँ पर dy/dx बिंदु क्या है? 0,0, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/5, और इधर 4 नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा, नीचे लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और x के जगह 0 लिखेंगे तो 0 की घात 4/5 मतलब 0, अर्थात ये हो जाएगा 1/0, मतलब ये हो गया इन्फिनेटिव। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है कि बस इतना ही दिया गया है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि dy/dx का मान आपके पास इन्फिनेटिव आया है। तो इन्फिनेटिव से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते कि ये x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के समांतर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देंगे। तो हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा, तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आप लोग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y - y1 बराबर dy/dx x - x1, ये सब कुछ टोटल आज मिक्सर, आज हम लोग मान लो मिक्सर पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट है आप लोगों का, इस प्रकार से ये। तो y माइनस, अब बिंदु क्या हमारे पास 0,0, ये x1 और ये y1, तो y - 0 बराबर इसका मान है 1/0, इन्फिनेटिव मतलब 1/0, और x - x1 का मान 0, ये 0 में गुणन पहुंच गया तो 0 बराबर x - 0, अर्थात x बराबर 0। हमने आपको कहा था तो हम बता रहे हैं, अतः यह y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास? पहला, एक ऊर्ध्वाधर स्पर्शी रेखा y अक्ष के समांतर है। ये आप लोग पूरा लिख लेना, हम आपको लिखे दे रहे हैं कि बोले ए पार्ट सही है आपका, ठीक है, पूरा आप लोग लिख लेना कि एक ऊर्ध्वाधर स्पर्शी रेखा y अक्ष के समांतर है। अब ध्यान रखना कि x बराबर 0 होने पर वो y अक्ष के समांतर है, और y बराबर 0 होने पर वो x अक्ष के समांतर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x + 3y बराबर 8, x + 3y बराबर 8, और वक्र 3x² - y², 3x² - y² बराबर 8 के अभिलंब का समीकरण है। 8 के अभिलंब का समीकरण है।
ये इन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा है। देखो अभिलंब का समीकरण, तो सबसे पहले ये वक्र है, तो इसका ये वक्र है, वक्र जो वक्र दी जाए ना, वक्र का ही हम लोग प्रवणता निकालते हैं। सबसे पहले देखो इसका अवकलन करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 3 dy/dx बराबर आचार का अवकलन 0, इसको उधर भेजो, तो dy/dx बराबर आपके पास हो जाएगा -1, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -1/3। ये हो गया आपके पास स्पर्शी का प्रवणता। ठीक, अब यहाँ पर निकालो इसका अवकलन, 3 दूनी 6x -2y dy/dx बराबर 0, इसको उधर भेजो, तो -2y dy/dx बराबर -6x, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2y dy, इसको बटे में पहुँचा दो इसके। ठीक, इसको बटे में पहुँचा दो, dy/dx बराबर 6x/2y, 2 तिया 6, तो dy/dx बराबर आप लोग निकालोगे 3x/y। अभी आप लोग निकालोगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, बिंदु तो है नहीं, बिंदु डालना पड़ेगा तभी प्रवणता होगा। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होता है, -1/dy/dx, अर्थात इस मान, इस वाले मान को उल्टा लिखो, -y/3x। ये हम लोगों ने इतना कर लिया, इतने में तो आप लोग कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर समझना, इन्होंने कहा है कि ये दोनों क्या है, ये भी प्रवणता है, ये भी प्रवणता है, ये स्पर्शी की प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता, दोनों प्रवणता ही तो है। तो दोनों की प्रवणता को हम लोग बराबर लिखेंगे, इन दोनों की प्रवणता को, तो हमारे पास हो जाएगा -1/3 -y/3x। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, x जगह से गुणा में तो हम लोग कहेंगे x बराबर हमारे पास क्या हो गया y, x बराबर हमारे पास क्या आ गया y। अब आप लोग एक काम करो कि यहाँ पर डाल दो इसको समीकरण 1, और इसका जो x का मान है वो समीकरण किस में लिखो, 1 में रख दो। तो समझना, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखो, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह लिख सकते हो y की जगह x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8, तो ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर बराबर 8, तो 2 चौको 8, तो x स्क्वायर बराबर का हो गया 4, तो x बराबर हो जाएगा +-2। अब यहाँ पर x का और y का मान बराबर है, तो हम लोग कहेंगे +-2 का मान +-2, x का मान भी +-2, y का मान भी +-2। अब देखो इस पर क्या पूछा गया था, अभिलंब का समीकरण, तो हम निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, सूत्र बताने की जरूरत नहीं, यही है y - y1, तो y माइनस ये x1 और ये y1, तो y माइनस। ठीक, अब समझना, यहाँ पर इसके जगह +-2 लिख सकते हो आप लोग, +-2, और बराबर यहाँ पर बदल जाता है, यहाँ पर dy/dx की जगह -1/dy/dx होता है, -1/dy/dx, और -1/dy/dx का मान होता है y/3x, तो इसका मान निकाल लो, y का मान क्या है आपके पास +-2, तो ये तो माइनस है ही। ठीक, तो प्लस वाला प्लस लेने पर हो जाएगा माइनस, और माइनस लेने पर हो जाएगा प्लस, तो इसको कर सकते हो +-2/3 इंटू +-2, इससे ये कैंसिल, तो 1/3 क्या हो जाएगा, ये 1/3। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -1/3, तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा x माइनस, और इसका मान भी आपके पास क्या है +-2। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, केवल x1 और y1 के जगह हम लोगों ने क्या किया है, मान को रखा है। ठीक है, माइनस क्यों रखा, प्लस माइनस कैंसिल कर दिया ऑटोमेटिक, पहले से एक माइनस था ही इसके पास, ये गया इसके गुणा में, तो 3y +-2 और बराबर नहीं 6, 3 दूनी 6 माइनस x +-2। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक माइनस का एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ है, कौन सा माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया, ये इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो x +3y। आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये +-6 है, और ये माइनस का इधर आके वही +-2 बराबर 0, तो x
प्लस 3y प्लस माइनस 8 बराबर 0। बस यही हो गया आंसर। देखो जरा कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो रहा है। आपके पास सी पार्ट सही हो गया। कौन सा पार्ट सही हो गया? सी पार्ट। तो आप लोग कहोगे सी पार्ट आपका ऑप्शन सही हो गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि वक्र ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7, ठीक 7, और एक्स क्यूब बराबर वाई, एक्स क्यूब बराबर वाई, और बिंदु 1,1 पर लंब काटते हैं, बिंदु 1,1 पर लंब काटते हैं, तो ए का मान करते लंब काटने पर m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, आपको पता है। देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो लंब काटने पर, लंब काटने पर m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 m2 का मतलब दोनों का अवकलन, तो इसका अवकलन तो a y का अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर 2x बराबर 0, तो इसको उधर पक्षांतर कर दो, तो a dy बाई डी एक्स बराबर -2x, इसको बटे में पहुंचा दो, तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 1,1 बराबर -2x की जगह 1, तो बटे a। अब आ जाओ इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स, बिंदु रख लो 1,1, ठीक 1,1, तो जाएगा 3 ही हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे इन दोनों का गुणा बराबर -1, तो इसका मान -2 बटे 1 इंटू +3 बराबर आपके पास -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 3 दूनी 6, तो a बराबर आप लोग कहोगे 6। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? आप लोग कहोगे कि आपका डी पार्ट सही है। कौन सा सही है? डी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है, a बराबर 6। बस इतने का ले लो शॉर्ट, फिर आगे क्वेश्चन को कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो क्या है, 8 में है कि y बराबर x की घात 4 माइनस 10, ठीक, हाँ y बराबर x की घात 4 माइनस 10, x की घात 4 माइनस 10, और यदि x 2 से 1.99, x जो है 2 से 1.99 है, ठीक 99 है, परिवर्तित होता है, तो y का परिवर्तन कितना है? y का परिवर्तन, तो y का परिवर्तन का मतलब जानते हो? परिवर्तन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, या आप लोग कह सकते हो कि डेल्टा y, ठीक, ये इसे कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा ही लिखोगे आप लोग। यहाँ सबसे पहले इसका तो अवकलन करना पड़ेगा आप लोगों को। इसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको हम डेल्टा y कह रहे हैं, dy बाई डी एक्स, तो ये जगह 4x क्यूब और इसका हो गया 0, ठीक। अब यहाँ पर x का जो एग्जैक्ट मान है ना, ये आपके पास 2 से 1.99 है, तो मतलब 2 से इसमें कमी कितने का है, तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो 2 माइनस 0.01 करेंगे तभी तो इतना आएगा हमारे पास। अर्थात हम लोग कहेंगे ये हमारे पास x है और ये हमारे पास डेल्टा x है, तो हम लोग कहेंगे कि डेल्टा x बराबर 0.01, सन्निकट मान बताया था हमने निकालना आपको, सन्निकट मान वही। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसका अवकलन कर लिया है। अब x बराबर 2 पर तो हम लोग निकालेंगे dy बाई डी एक्स, x बराबर 2 पर तो जगह 4 और 2 का क्यूब अर्थात 8 चौको 32। अब यहाँ पर निकालोगे डेल्टा y बराबर होता है dy बाई डी एक्स इंटू इसके साथ आपके पास ये होता है डेल्टा x, ठीक, तो ये हो जाएगा डेल्टा y बराबर 32 इंटू 0.01 अर्थात डेल्टा y बराबर 0. गुणा करने के वही रहेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, बस आंसर हो गया। ऑप्शन देखो कौन सा है? पहला ऑप्शन आपके पास पहला सही है। अगर आपके बुक के क्रम के अनुसार ऑप्शन अगर आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से क्या आपका आंसर मिला लेना, ठीक है। देखो 9 नंबर में है y बराबर -x क्यूब, y बराबर -x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x -27
प्लस 9x माइनस 27। इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसमें कहा क्या गया है, उच्चतम प्रवणता ज्ञात कीजिए, उच्चतम प्रवणता। तो उच्चतम निम्नतम मान के लिए हम लोग dy/dx में मान रखते थे ना, आपको याद है, x y का मान निकालते थे उसको dy/dx में रखते थे, है ना। अब उच्चतम प्रवणता, प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। अब की बार क्रम उल्टा, ध्यान रखना कैसे करेंगे हम लोग इसका अवकलन। तो ये हो गया y डैश, तो ये जो भी घात आगे लिखो, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 9। अब इसका y डबल डैश, तो माइनस का 6x और प्लस का 6। अब आप लोग कहोगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए यहाँ पर हम लोग करते थे dy/dx बराबर 0 करते थे ना। अब की बार d2/dx स्क्वायर बराबर 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था उच्चतम प्रवणता ज्ञात कीजिए, इसमें इसको 0 करके इसमें मान रखेंगे, क्योंकि y डैश, अच्छा y डैश का मतलब जानते हो क्या होता है, y डैश का मतलब होता है dy/dx और dy/dx का मतलब होता है प्रवणता। ठीक है, तो इसमें मान रखेंगे, तो समझना। तो इसका मान हो गया माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर कर तो माइनस 6x बराबर माइनस 6, इससे कट गया तो x बराबर 1। अब आप लोग कहोगे कि y डबल डैश बराबर, y डैश बराबर, क्योंकि ये प्रवणता है, y डैश बराबर माइनस 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9। तो y डैश बराबर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 6 प्लस 9, 15 से 3 गया 12, तो y डैश बराबर 12। तो ये हो गया उच्चतम प्रवणता, उच्चतम प्रवणता। बस यही तो पूछा था उन्होंने कि हाँ उच्चतम प्रवणता क्या है, तो उच्चतम प्रवणता 12 है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन जो है बी पार्ट। अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में यदि x वास्तविक संख्या है तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 का निम्नतम मान है। x निम्नतम उच्चतम मान दिखे तो वही सिस्टम है। देखो y बराबर लिखोगे आप लोग, y बराबर क्या लिखोगे, x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17। यहाँ पर इसका अवकलन, तो यह जगह y डैश, तो 2x माइनस 8, दोबारा अवकलन y डबल डैश, तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया है y डबल डैश 2, तो ये निम्नतम है उच्चतम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये निम्नतम है, क्योंकि प्लस में आने पर निम्नतम, माइनस में आने पर उच्चतम, और इन्होंने भी कहा है निम्नतम, लेकिन किस मान के लिए, तो हम लोग कहेंगे उच्चतम और निम्नतम मान के लिए। हाँ, तो हम लोग कहेंगे उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए क्या होता है कि y डैश बराबर 0, तो ये y डैश हमारे पास है 2x माइनस 8 बराबर 0, तो 2x बराबर 8, 2 चौको 8, x बराबर 4। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा है कि का निम्नतम मान है। अब देखो निम्नतम मान जो है आपको इन्हें ज्ञात करके देना है, इन्हें ज्ञात करके देना है कि आखिर निम्नतम मान क्या है। देखो तो जब भी निम्नतम उच्चतम मान ज्ञात करना होता है, दिखाना होता है तो इस पे दिखाते हैं, ज्ञात करना होता है तो इस पे रखते हैं। तो y बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखा हमने 4, तो y बराबर 4 का वर्ग 16 माइनस 8 चौको 32 प्लस 17, तो y बराबर यह आ जाएगा 1, क्योंकि 16 और 17 33, 32 घट गया तो 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों आपके पास, सी पार्ट, बस सी पार्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। अब देखो इस बुक के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन है, आपके बुकों के मुताबिक कोई अगर क्वेश्चन रह जाते हैं या कुछ भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे प्रोवाइड कर देंगे, या किसी वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे, उसका सबसे पहले आपको कमेंट करके बता देंगे कि इस वीडियो में ये क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर y बराबर एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 96 प्लस 96x, और अंतराल दिया गया है 0,9, निम्नतम मान है। अच्छा निम्नतम मान है, तो अगर निम्नतम मान है ज्ञात करना है तो फिर आपको यहाँ पर मान रखना पड़ेगा।
देखो सबसे पहले इसका अवकलन, तो वाई डैश ये हो गया 3x² माइनस 18 दूनी 36x प्लस 96, दोबारा अवकलन तो वाई डबल डैश तो 6x माइनस 36। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए यानी उच्चतम व निम्नतम मानों के लिए यहाँ पर हो जाएगा इसमें 3x² माइनस 36x प्लस 96 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 3 ले लो कॉमन, 3 हो गया कॉमन, तो यहाँ बचा x² प्लस 12 36x प्लस ये हो गया 3 त्रिका 9 और 16 यानी 32 दूनी 96। 32 का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर 12 से जा 8 चौको 32, ठीक। तो यह आ जाएगा x² माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन हो गया तो x माइनस 8 बचेगा, माइनस 4 कॉमन हो गया तो x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 4,8। अब ध्यान रखना y डबल डैश में एक बार 4 रखोगे, y डबल डैश में एक बार 8 रखोगे, y डबल डैश में एक बार 0 रखोगे, y डबल डैश में एक बार 9 रखोगे, ठीक। एक बार 4, एक बार 8, एक बार 0, एक बार 9, ध्यान रखना सब y डबल डैश में रखोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना 6 चौको 24, तो 6 चौको 24 माइनस 36 तो घट जाएगा तो कितना बचेगा -12, ठीक, -12। तो ये तो आपके पास निम्निष्ट है, उच्चिष्ट है ये। इसके बाद यहाँ पर आप लोग फिर 8 रखोगे तो रखना यहीं पर है 8 छिंग 48 माइनस 36 तो प्लस 12, तो ये भी आपके पास निम्निष्ट है। अब की बार 0 रखोगे तो यहाँ पर हो गया 0, ये -36 हो जाएगा, तो 0 माइनस 36 तो ये -36 हो गया, ये निम्निष्ट उच्चिष्ट है, ये उच्चिष्ट है। 9 रखोगे तो 9 छिक्का 54 माइनस 36 तो ये हो गया 14 से 8 और 1 18, तो ये निम्निष्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नतम मान ज्ञात करके आपको बताना है, निम्नतम मान। तो यहाँ पर एग्जैक्ट देखो कि सबसे कम मान किस में है, तो सबसे कम मान जो है आप लोग कहोगे कि x बराबर 0 पर है। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो गया आपके पास, बी पार्ट सही हो गया। कौन सा, बी पार्ट। फिर से एक बार समझ लो, इन्होंने कहा था कि निम्नतम मान है। दोस्तों एक काम करना पड़ेगा, निम्नतम मान है कहा इन्होंने, तो निम्नतम मान है के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा। देखो हम तो ये बता रहे बॉय बराबर बॉय में अगर हम लोग 0 रखते हैं तो देखो 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 प्लस 96 इंटू 0, इसमें सबसे उच्चिष्ट मान कौन है, सबसे उच्चिष्ट सबसे अधिक, तो ये आपके पास उच्चिष्ट हो गया। ये उच्चिष्ट क्यों है, क्योंकि जो माइनस का होगा वो उच्चिष्ट, सबसे कम यही तो सबसे उच्चिष्ट ही है। और निम्निष्ट कौन है, तो निम्निष्ट है आपके पास ये आपके पास निम्निष्ट। तो यहाँ पर अगर आप लोग 9 को यहाँ रखोगे ना तो निम्निष्ट नहीं निकलेगा, 0 पर देखो निम्निष्ट निकलेगा, तो आप लोग कहोगे बॉय बराबर 0 पर ये है आपके पास निम्नतम। तो फिर दोस्तों आप लोग एक काम करना, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ता है वैसे, ध्यान रखना इतना करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे बॉय में मान रख देना, तब आंसर आ जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी पार्ट, ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट बॉय में ये 0 का मान रख देना, बस 0 आ जाएगा, वो निम्निष्ट है ही। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोगों ने एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपके बुकों के अनुसार कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो में लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि मेहनत लगता है, क्योंकि आज से हम लोग जो है फर्स्ट बुक को कम्प्लीटली ख़त्म करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लागू कर देंगे, जिससे कि आप लोग बहुत बेटर से बेटर तैयारी हो, ठीक है। और ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइए, ग्रुप में इसलिए ज्वाइन हो जाइए जिससे कि आप लोगों को हम जो है बेटर से बेटर तैयारी करवाने के लिए आप लोगों को जो भी कुछ प्रोवाइड करेंगे सब कुछ अब तक प्रोवाइड हो जाए। अब हम लोग मिलेंगे सेकेंड मैथ में, फर्स्ट मैथ का अब कंटिन्यू टेस्ट चलेगा और टेस्ट हर वीक टेस्ट लेंगे, जिसमें आप लोगों को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को बेटर तैयारी के लिए ही तो हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करवाएंगे, ठीक। तो
तो आप लोग टेस्ट में जरूर देना। अधिक से अधिक ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोग इससे इंटर क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के जरूर करना, क्योंकि हम लोग जब पीछे के क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पैटर्न पता लगता है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। इसलिए अनसॉल्व पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इंटर में आप लोगों को हम मैथ फिजिक्स के अनसॉल्व पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ोगे, लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी नहीं, लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अनसॉल्व का मतलब होता है बैक पेपर, अनसॉल्व का मतलब, ठीक। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे सेकेंड मैथ पार्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हर एक अक्षर मिलकर कमेंट जरूर करना, टेक ए स्क्रीनशॉट।